अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 9 क्लास का जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और टॉपिक हमारा होगा बायोलॉजी। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ना सिर्फ जो है आपको समझाऊंगा, बल्कि समझाने के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी बना के दूंगा। आप जो है यहाँ से लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। सही, तो चले चलते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारे पास है बायोलॉजी की डिफिनेशन। अच्छा, तो क्लास अगर आप जो है ये समझ जाते हैं, ये स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं कि किस तरह ये लफ्ज़ बना है, तो आपको जो है डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए ये डिफिनेशन याद रहने वाली है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी, लेकिन ये बायोलॉजी एक वर्ड है, लेकिन ये दो लफ्जों से मिलके बना है। और पहला है हमारे पास उसमें बायो और दूसरा है लॉजी। अच्छा, ये दोनों अल्फाज जो है ग्रीक वर्ड्स है। सही, पहला है बायोस जिसको हम फिर बायो कहते हैं, दूसरा है लोगोस जिसको हम लॉजी कहते हैं। अच्छा, तो बायो का मतलब हमारे पास क्या होगा क्लास? देखो, बायो का मतलब होगा लाइफ, और आप कह सकते हैं लिविंग थिंग्स। और यहाँ पे लोगोस का मतलब क्या होगा? लोगोस का मतलब होगा स्टडी। सही, अब तक के लिए आपको ये याद रखना है कि बायो का मतलब है क्या? लाइफ या लिविंग थिंग्स। लोगों का मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी कैसी ब्रांच होगी साइंस की? बायोलॉजी डेफिनेटली ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लाइफ के बारे में या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लास आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, बायोलॉजी की हेडिंग लगानी है, उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए, स्टडी ऑफ तक जो है हर ब्रांच में सेम होगा। जब भी आप कोई ब्रांच डिफाइन करेंगे तो आप शुरू में यही लिखेंगे कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ, या जो भी आप ब्रांच डिफाइन करना चाहते हैं, तो शुरू में ये लाइन यहाँ तक सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो स्टडी लिखा हुआ है ये यहाँ से आया है लॉजी से। अच्छा, बायो कहाँ पे लिखा हुआ है? लिविंग थिंग्स। सही, तो बायोलॉजी कौन सी ब्रांच हुई साइंस की? वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, और इन एडिशन मैंने एक सेंटेंस और भी लिखा है। देखिए, इन बायोलॉजी वी आल्सो स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विथ लाइफ। हम बायोलॉजी में इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे जो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या है? लाइफ से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब मिलते जुलते हैं या ताल्लुक रखते हैं लाइफ से। सही, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तीनों जो है हमारे पास, ये है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये जिंदगी से, हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है, ताल्लुक रखते हैं, तो इसको हम भी बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है। यहाँ तक समझने में कोई मुश्किल बात अगर हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं भी इंसान हूँ, तो मुझसे भी गलती हो सकती है पढ़ाने के दौरान। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद हम आते हैं एक सवाल पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन हमारे पास है ही नहीं। देयर इज नो प्रॉपर डिफिनेशन फॉर लाइफ, but on the basis of some processes we can differentiate living and non-living things। देखिए, हमारे पास कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोसेस है जिनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। सही, और वो प्रोसेसेस हमारे पास कौन से हैं? वो है हमारे पास डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डाइजेशन डिस्कस करेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये सारी जो हमारे पास लिखी हुई यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये आप आगे पढ़ोगे। अच्छा, अब बाज लोग सोच रहे होंगे कि अक्सर औकात टीचर ऐसे ही कहते हैं कि आगे पढ़ोगे, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आगे नहीं, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हो। लेकिन खैर, मुझे पता है, कंफर्म बता सकता हूँ कि ये आप आगे पढ़ोगे सारे। सही, अब आप 9 क्लास में तो आगे हो सकता है अगले चैप्टर्स में, अगर अगले चैप्टर्स में नहीं आता तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप ये जरूर पढ़ोगे। तो डाइजेशन का मतलब क्या है हमारे पास? मैंने ब्रैकेट में लिखा है। देखिए, ब्रैकेट हम जब लगाते जब हम किसी चीज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते। सही, तो डाइजेशन के बारे में मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल। सही, क्या होगा इसमें कि ब्रेकडाउन होगा। किसका ब्रेकडाउन होगा? लार्ज मोलिक्यूल जो हमारे पास होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा स्मॉल मोलिक्यूल्स में। अच्छा, अब ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? ये सवाल और बाकी बहुत सारे सवाल जो है आपको बाद में पता चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा जो है आपको बता सकता हूँ
फॉर एग्जांपल अगर आप जो है खाना खाते हो तो जब खाना पहले मुंह में जाता है तो वहाँ पे जो है सलाइवा के साथ मिक्सचर बन जाता है और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम भी आ जाते हैं, और वो एंजाइम, उनमें से कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, उसको लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है रिस्पायरेशन। अच्छा, तो जो मिसकॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना रिस्पायरेशन है, जो कि बिल्कुल गलत है। रिस्पायरेशन की डिफिनेशन क्या है हमारे पास, कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका जो ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास एटीपी बनते हैं, एनर्जी बनती है, इसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसको हम इनहेलेशन कहते हैं या इनहेल, टेकन इन, और एक्सहेल का मतलब बाहर आना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सहेल कहते हैं। सही, तो ये रिस्पायरेशन और उसमें फर्क है। उसके बाद आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस का होता है, मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल जो है बनते हैं और ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो अलग अलग टाइप्स हैं। तो क्या होगा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कैटाबॉलिज्म, अच्छा ये लिखता है एना से, ये है केटा से। एना का मतलब होगा फॉर्मेशन, केटा का मतलब ब्रेक डाउन। सही, तो ब्रेक डाउन क्या होगा कैटाबॉलिक में, कि ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद आता है मूवमेंट। अब मैं नहीं समझता कि किसी को ना पता हो कि मूवमेंट का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी प्रोसेस ऑफ मूविंग। देखिए, एक लफ्ज है हमारे पास लोकोमोशन, एक है मूवमेंट। तो ये दोनों जो है अलग लफ्ज है। लोकोमोशन का मतलब होगा अगर एक लिविंग थिंग जो है एक जगह से डिस्प्लेसमेंट कर देता है, पूरा मूव कर जाता है। सही, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट का मतलब क्या होगा, उनका मतलब होगा बॉडी का एक पार्ट भी मूव करता है तो उसको हम मूवमेंट कहेंगे। सही, उसके बाद है ग्राउथ। अब ग्राउथ का मतलब मुझे भी ये भी नहीं लगता कि कोई कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ग्राउथ क्या होता है। ग्राउथ इंक्रीज होता है साइज में, देखिए लंबाई चौड़ाई जिसमें भी इंक्रीज होती है, साइज बढ़ता है, जो भी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउथ कहते हैं। सही, उसके बाद है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट लफ्ज भी, इससे भी आप जो है आशना होंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। देखिए, हर चीज के मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आपको समझ में आए आसानी से। सही, तो हम क्या करेंगे, आसान देखेंगे जहाँ पे हमें आसानी होगी। सही, डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स हो, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये समझना कि जब किसी चीज की फॉर्मेशन होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। देखिए, जो हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें से कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ जो है नुकसानदा होता है, तो उसको हमें बाहर निकालना होता है। और उस एक्सक्रीटिंग आउट प्रोसेस को, और अनवांटेड सब्सटेंस जो है हमारे पास, उसको जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सही, उसके बाद आता है इरिटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग इरिटेबल। इसका मतलब अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सर इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग इरिटेबल। देखिए, वो खसूसियत या आप कह सकते हैं वो क्वालिटी जिसे आप इरिटेट हो, ये लफ्ज़ हमारे पास जो निकला है इरिटेट से निकला है। जैसे हम किसी को तंग करते हैं तो वो वापस रिस्पॉन्स करेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा इरिटेबिलिटी का मतलब। देखिए, एक हमारे पास होता है मामूसा प्लांट। ये प्लांट क्या होता है, अगर आप इसको टच करते हो मतलब आप एक स्टिमुलाई दे रहे हो, तो ये उसके जवाब में रिस्पॉन्स करता है। और रिस्पॉन्स कैसे करता है कि ये अपने जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उसको फोल्ड कर देता है, बंद कर देता है। तो आपने एक्शन किया और उसने वापस रिस्पॉन्ड दिया, तो ये क्या हुआ, इरिटेबिलिटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी। सही, उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में आप जो है डिटेल से पढ़ेंगे, आगे भी सेकंड ईयर में भी आ जाएगा और हो सकता है इसमें भी आ जाए। इसमें हमारे पास सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, बहुत सारे टाइप्स है। तो क्लास आज हमने पढ़ा बायोलॉजी, उसके अलावा हमने पढ़ा व्हाट इज लाइफ, और हम वो कौन से प्रोसेस है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हमने पढ़ा। उसके अलावा अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही, और देखिए, हर क्लास के आखिर में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कोर्स लेके साथ चले। तो आज की क्लास में जो है एक फैक्ट बताने वाला हूँ, और फैक्ट क्या है कि देयर इज नॉट एनी ब्लू कलर फ्रूट। क्या मतलब, कि कोई भी दुनिया में ब्लू कलर जो है हमारे पास उस जैसा फ्रूट है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट सवाल करेंगे कि सर ब्लूबेरी,
तो ब्लूबेरी सिर्फ उसका नाम है, लेकिन एक्चुअली उसका कलर ब्लू नहीं है, पर्पल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और इंशाल्लाह अगर आप कोई टॉपिक पे मजीद वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो आप जो है टॉपिक का नाम लिखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।